गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। आज वी विल टॉक अबाउट लर्निंग। अधिगम के बारे में आज बात करेंगे और इससे पहले भी हमने कुछ पेडागोजी से रिलेटेड वीडियो यहाँ पे अपलोड की, तो जिसमें बहुत से साथियों के पॉजिटिव फीडबैक भी देखने को मिले। उनका कहना था कि सर थोड़ा सा उनका जो भी आप एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, थोड़ा और डिटेल में कर रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में ये जो हमने बीच में जो सीधे सटीक हम आंसर बता रहे थे उसके बारे में एक दो पॉइंट बता के आगे बढ़ रहे थे, तो ये हमारे कुछ साथियों की बदौलत ही था। कुछ साथियों ने जब लिटरेचर में हम बता रहे थे तो कुछ साथियों ने कहा कि सर उसमें कन्फ्यूजन होता है, हो सकता है आपका रिवीजन हो लेकिन हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो उसमें मैंने भी कमेंट किया था, कन्फ्यूजन कभी भी उसी व्यक्ति को होता है जिसके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। तो ये बात जेन्युइन भी है और मुझे भी सेटिस्फेक्शन तभी होता है जब मैं किसी टॉपिक को डीपली उसका एनालिसिस करूँ। और किसी भी चीज़ को अगर सीखना है तो मेरा भी अपना मानना है कि उससे रिलेटेड अपने कॉन्सेप्ट जो हैं उनको दुरुस्त किया जाए। तो आज बात करेंगे यहाँ पे अधिगम के बारे में। और अधिगम से रिलेटेड अगर बात करें, अधिगम को इंग्लिश में लर्निंग कहा जाता है और लर्निंग और लर्नर अधिगम करता। तो अधिगमकर्ता का विकास कुछ ऐसी करके बुक थी 2014 में। हमने भी बीएड किया था बागेश्वर से, पीजी कॉलेज बागेश्वर से, कुमाऊं केसरी पंडित बद्रीदत्त पांडे करके, स्नातकोत्तर महाविद्यालय बागेश्वर कठायतवाड़ा से। ठीक, तो उसके बाद उस दौरान पेडागोजी का अच्छा खासा नॉलेज भी था, पेडागोजी और साइकोलॉजी का। एक बार तो सीटेट में भी 29 मार्क्स देखने को मिले, लेकिन उसके बाद से इससे जो है टच छूट गया। तो अभी अगर बात करूं तो बहुत से साथी मेरे से भी पूछते हैं कि सर आप क्या करते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल कोचिंग सेंटर यहाँ पे चला रहा हूँ रुद्रपुर की अगर बात करूँ तो स्पोकन इंग्लिश, ग्रामर और लिटरेचर से रिलेटेड क्लासेस भी हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं और ऑल सब्जेक्ट क्लासेस भी मैं खुद ही प्रोवाइड करता हूँ यहाँ पे। लास्ट टाइम 2019 में मैंने प्रिंसिपल की पोस्ट छोड़ी थी अपने उधर अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही काम किया था। ठीक, भनोली यानी कि ज्ञानोदय करके हमारे स्कूल का नाम था, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डुंगरा। और इसके अलावा इंटर तक क्लासेस भी हमने वहाँ पे प्रोवाइड की। उसके बाद अगर बात करूँ तो दूसरी स्पोकन इंग्लिश, ग्रामर से रिलेटेड क्लासेस भी प्रोवाइड करते आ रहा हूँ। तो फिलहाल अब जो है अपनी क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो अधिगम की बात करेंगे, ये ज़्यादा इन चीज़ों पे न पढ़ते हुए सीधे टॉपिक पे आएंगे। अधिगम जो है इसको विलियम वुडवर्थ ने विकास की प्रक्रिया बताया। इसके अलावा क्रो की डेफिनेशन की बात करें, क्रो एंड क्रो की, तो कहते हैं आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान की वो बात करते हैं। इनके द्वारा जो सीखना होता है उसको अधिगम बोलते हैं। गेट्स बोलते हैं प्रशिक्षण और अनुभव की ये बात करते हैं, इनके द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होता है। तो ये डेफिनेशन अलग अलग साइकोलॉजिस्ट जो मनोवैज्ञानिक हैं उनकी अलग अलग आपको परिभाषाएं देखने को मिलेंगी। अधिकतर आपको सेम वो मिलेगा, व्यवहार में परिवर्तन की बात करते हैं। इसमें अधिगम के जो सिद्धांत हैं, इसमें अगर बात करें जो मनोवैज्ञानिक हैं, दो तरीके के आपको देखने को मिलेंगे। इससे पहले वाली वीडियो भी बनाई थी, उसमें 3 तरीके के हमने डिफाइन किए थे, लेकिन मेनली 2 टाइप के ही जो है बात करें तो उन्हीं का ज़्यादा जिक्र होता है। एक व्यवहारवादी और एक संज्ञानवादी। संज्ञान से मतलब है ज्ञान से, ठीक, और दूसरा व्यवहार से मतलब आपको पता है बिहेवियर की बात करते हैं। तो इसमें व्यवहारवादी जो सिद्धांत की बात करें तो इसमें थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, वॉटसन ये आ जाते हैं। और संज्ञानवादी सिद्धांत की बात करें तो इसमें पियाजे, कोहलर, गेस्टाल्ट आपने सुना होगा ना, गेस्टाल्ट बात करके। और इसी में हमारे जो बात करें गुथरी और अष्ट सोपान की सिद्धांत जिन्होंने दिया था, ठीक, अभी उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो इस बारे में बात करेंगे, अभी याद आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें अगर बात करें जो व्यवहारवादी हैं वो कहते हैं व्यवहार में परिवर्तन की बात करते हैं। और दूसरे संज्ञानवादी जो हैं उसमें आपने पियाजे वगैरह इनके विकासात्मक सिद्धांत पढ़े होंगे, उनको भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे। उससे पहले बात करते हैं कि अधिगम क्या है। अधिगम क्या है और अधिगम किसको कहा जाएगा। अधिगम किसे कहा जाता है? अधिगम उसे कहा जाता है जब प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुभव के द्वारा अपेक्षाकृत जो व्यवहार में परिवर्तन आता है उसे अधिगम कहते हैं। किसके द्वारा? फिर से बोल रहा हूं, अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण, AAP,
आप करके भी आप याद रख सकते हैं। अभ्यास, प्रैक्टिस, अनुभव, एक्सपीरियंस, और इसके अलावा तीसरी चीज़ है ट्रेनिंग। ठीक है, अभ्यास प्रैक्टिस हो गया, ट्रेनिंग हो गया, आपका प्रशिक्षण, और तीसरी चीज़ हमने क्या बताया था, एक्सपीरियंस, AAP। ठीक, यानी कि इन तीनों के द्वारा जो प्राप्त ज्ञान है, इनके द्वारा जो भी ज्ञान प्राप्त किया जाएगा, उससे जो अपेक्षाकृत जो व्यवहार में परिवर्तन आएगा उसी को अधिगम कहा जाता है। और दूसरी तरफ बात करें तो अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा जो प्राप्त जो ज्ञान है, उससे जो अपेक्षाकृत व्यवहार में परिवर्तन आता है, स्थायी परिवर्तन आता है, उसको ही अधिगम कहा जाता है। परमानेंट जो चेंज इन बिहेवियर होगा वही क्या कहलाएगा, अधिगम कहलाएगा। और दूसरी तरफ बात करें, ये तो अधिगम कहलाएगा। इन 3 पॉइंट्स को हमने दिमाग में रखना है। और इसके अतिरिक्त कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके द्वारा अगर व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है तो वो अधिगम की कैटेगरी में नहीं आएगा, ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखने लायक है। जैसे परिपक्वता के कारण जो व्यवहार में परिवर्तन आएगा वो अधिगम की कैटेगरी में नहीं आ जाता। परिपक्वता यानी मेच्योरिटी के कारण जो चेंज इन बिहेवियर होगा, दैट विल बी नॉट द पार्ट ऑफ लर्निंग, अदरवाइज दैट विल बी नॉट कॉल्ड व्हाट, लर्निंग, वो अधिगम नहीं कहलाएगा। परिपक्वता के कारण जो व्यवहार में परिवर्तन आएगा वो जो है अधिगम नहीं कहलाएगा। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे जो नोट डाउन करने लायक है, जो परिपक्वता है वो अधिगम को प्रभावित करती है। मेच्योरिटी जो है वो लर्निंग को क्या करेगी, प्रभावित करेगी। लेकिन जो परिपक्वता के कारण जो व्यवहार में परिवर्तन आएगा वो अधिगम की श्रेणी में नहीं आएगा। दूसरा, जो वीकनेस यानी कि शारीरिक कमजोरी, बीमारी, या बात करें इसके अतिरिक्त ड्रिंक करने से, जैसे कि आजकल शादी का माहौल है और ड्रिंक करने से किसी का अगर बिहेवियर में चेंज आता है तो वो भी अधिगम की कैटेगरी में नहीं आएगा। दैट विल बी टेम्पररी और वी कैन से दैट विल बी मोमेंटरी, वो क्षणिक होगा, अस्थायी होगा, और वो जो है अधिगम की कैटेगरी में नहीं आएगा। जैसे किसी ने ड्रिंक किया है, थोड़ी देर के लिए उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा और अच्छी खासी इंग्लिश भी बोलेगा, अधिकतर यही होता है। ठीक, लेकिन दूसरे दिन वो कहेगा कि मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं बोला। तो कहीं ना कहीं वो जो उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आ रहा है वो क्षणिक है, वो अधिगम की कैटेगरी में नहीं आएगा। अब इसमें अगर बात करें, थॉर्नडाइक की बात करें, थॉर्नडाइक की बिल्ली, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पे किया था, बिल्ली पे किया था। और थॉर्नडाइक प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है इनको, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक इनको कहा जाता है। और इन्होंने सीखने के 3 मुख्य नियम और 5 जो है सहायक नियम यानी कि गौड़ नियम बताए, द्वितीयक नियम बताए। 3 प्राथमिक प्रमुख मुख्य नियम इन्होंने बताए, जिसमें अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। 5 इन्होंने सहायक नियम बताए, गौड़ नियम बताए थे। और इसके अतिरिक्त बात करें स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत, स्किनर की बिल्ली और चूहा, सॉरी स्किनर ने किस पे किया था, चूहे पे किया था। और बात करें तीसरे नंबर पे, थॉर्नडाइक की बिल्ली, स्किनर ने चूहे पे किया था, और चूहे के साथ साथ एक और पे भी इन्होंने प्रयोग किया था अपना। किस पे किया था वो आप कमेंट बॉक्स के जरिए बताएंगे। थर्ड नंबर पे अगर बात करें, पावलोव ने किस पे किया था, कुत्ते पर। और जो व्यवहारवादी कहते हैं, इनके अकॉर्डिंग जो ज्ञान है यानी कि जो अधिगम है वो धीरे धीरे, यानी कि जो ज्ञान प्राप्त करता है वो धीरे धीरे होता है, वो प्रोसेस स्लोली ग्रेजुअली चलती है कहने का मतलब। लेकिन जो संज्ञानवादी हैं वो कहते हैं अचानक से ज्ञान प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि संज्ञानवादी बात करते हैं, अगर उसमें पियाजे की बात करें तो सेंसरी मोटर स्टेज की अगर उसकी बात करें तो सेंस ऑर्गन के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होगा वो बिल्कुल एकदम से अचानक से होगा। जैसे कोई बच्चा, आप किसी बच्चे से अगर कहते हैं कि ये गर्म पानी है, इसमें हाथ मत डालना, तो उसमें अगर हाथ डाल रहा है उसको क्या पता ये गर्म है कि ठंडा है, उसमें हाथ डालता है और एकदम से उसको फील होता है गर्म है, तो अचानक से उसको ज्ञान प्राप्त होगा कि ये गर्म है, अपने सेंस ऑर्गन के द्वारा ज्ञान प्राप्त करेगा।
पावलोव की हम बात कर रहे थे वहाँ पे व्यवहारवाद में, वाटसन भी हैं। पावलोव की अगर बात करें तो इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया। कुत्ते के सामने ये भोजन रखते हैं तो भोजन को देखते ही उसकी लार टपकती है। भोजन क्या है? उद्दीपक है, और उसको देख के वो क्या करने लगता है? उद्दीपक को देख के अनुक्रिया करने लगता है, ठीक है, रिस्पॉन्स करने लगता है। और दूसरी स्टेज में ये क्या करते हैं? बेल बजाते हैं, और कुत्ते की उस टाइम लार नहीं टपकेगी, क्योंकि उसको क्या पता बेल बजाने से क्या इसका किससे संबंध है, कुछ उसको वो नहीं होती उसमें बॉन्डिंग। तीसरे नंबर पे क्या होता है? बेल बजाते हैं, भोजन रखते हैं, बेल बजाते ही भोजन आता है और कुत्ते की लार टपकना स्टार्ट हो जाते फिर से। और चौथी बार में फिर से जब बेल बजाने की प्रोसेस होती है तो कुत्ता समझ जाता है कि अब भोजन आएगा, यानी कि उद्दीपक, तो उसकी लार स्वतः ही टपकने लग जाती है बेल बजते ही। तो कहीं ना कहीं बॉन्डिंग हो जाना इसको, उसको इस चीज़ का ज्ञान हो जाना कि बेल बजेगी तो क्या आएगा? भोजन आएगा। तो इसमें अगर बात करें उद्दीपक अनुक्रिया, अब इसमें आपको पता होगा उद्दीपक अनुक्रिया क्या है। उद्दीपक यानी कि जो लक्ष्य है उसके लिए जो क्रिया की जाती है उसको अनुक्रिया कहा जाता है। लक्ष्य यानी कि उद्दीपक यानी कि भोजन प्राप्त करने के लिए वो क्या करता है? जो क्रिया करेगा उसको अनुक्रिया कहा जाएगा। और लक्ष्य और अनुक्रिया के बीच का जो संबंध है, जो बॉन्डिंग है, उसको क्या कहा जाता है? उसको ही बंधन कहा जाता है। वो संबंध है और उसी को साइकोलॉजी की लैंग्वेज में बोला जाता है अनुबंधन। दूसरी तरफ हम बात करें संज्ञानवादियों की, तो उसमें पियाजे का जो विकासात्मक सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, जिसको अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसकी 4 स्टेजेस बताई हैं उन्होंने, जिसमें पहली स्टेज आती है सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी कामक अवस्था 0 से 2। इसमें इनका मानना है कि सेंस ऑर्गन के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। दूसरा प्री ऑपरेशनल स्टेज आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें आपने देखा होगा और 2 से 7 साल की डॉल यानी कि जो गुड़िया है उसके बाल बनाना, ये करना वो करना, आपने इस बारे में पढ़ा होगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसको बोला जाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। और इसके बाद आती है तीसरे नंबर की अवस्था 7 से 11 की। 7 से 11 कहीं पे आपको 7 से 12 भी देखने को मिलेगा, जिसको बोलते हैं क्या? कंक्रीट स्टेज। अब कंक्रीट स्टेज को कैसे लर्न करना है? कंक्रीट यानी कि दिखेगा, कंक्रीट दिखता है, कंकड़ दिखता है तो मूर्त होगा। जो चीज़ दिखाई देगी वो क्या होगी? मूर्त होगी। मूर्ति हमें दिखाई देती है, ऐसे याद रखना, मूर्ति हमें दिखाई देती है, कंक्रीट स्टेज। और इसमें जो चिंतन करेगा बच्चा, वो क्या करेगा? वस्तु को देख के करेगा। जो चीज़ उसके सामने होगी उसके बारे में ही चिंतन करेगा, अमूर्त चिंतन नहीं कर पाएगा। जो चीज़ उसके सामने है उसी के बारे में वो सोच पाएगा। लास्ट स्टेज आती है जो 11 से आगे अगर जिसको बोलें, या 12 से आगे बोलें, जिसमें हम अगर साइकोलॉजी की स्टेजेस के हिसाब से पढ़ें तो किशोरावस्था बोलते हैं जिसको, लेकिन यहाँ के हिसाब से पढ़ें 7 से 11 और 11 से आगे की जो 11 से 15 तक या आगे जो एज रहती है उसको इन्होंने बोल रखा है क्या? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और उसको ही हम बोल सकते हैं, अगर इंग्लिश की लैंग्वेज में बोलूँ मैं तो एब्स्ट्रैक्ट स्टेज उसको बोलेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है भाववाचक संज्ञा जिसको बोलते हैं। तो वहाँ पे जो चीज़ नहीं भी दिखाई दे रही है उसके बारे में भी अपने विचार व्यक्त करना। जो चीज़ आपके सम्मुख नहीं है उसके बारे में भी अपने विचार व्यक्त करने लग जाते हैं। मूर्त अवस्था में सिर्फ जो चीज़ें उसके सामने होंगी उसके बारे में ही सोच पाएगा। और जो लास्ट की स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, उसमें जो चीज़ें उसके सामने नहीं हैं उसके बारे में भी वो चिंतन करने लग जाएगा। जैसे आप किसी टॉपिक के बारे में बता रहे हैं तो उसके दिमाग में उसकी खुद की क्या बन जाएगी? उस चीज़ की इमेज बनने लग जाएगी और उसके बारे में वो चिंतन करना स्टार्ट कर देता है। अमूर्त चिंतन की अवस्था इसी को कहा जाता है। तो ये थी पियाजे के द्वारा जो दी गई थी। इसके अलावा अगर इसी में बात करें तो कोहलर भी आते हैं। गेस्टाल्टवादियों की बात करें तो गेस्टाल्टवादी किसकी बात करते हैं? वो बात करते हैं पूर्ण की बात करते हैं, समग्र की बात करते हैं, यानी कि समस्त की बात करते हैं। और वो बात करते हैं कि जो ज्ञान है वो पूर्ण से अंश की ओर प्राप्त होता है।
पूर्ण से अंश की ओर कैसे? जैसे हम किसी चीज़ का अगर पूरा हमें नॉलेज है तब जाके ही हम उसके अंश के बारे में भी बता पाएंगे। अब ये कैसे? जैसे आपको किसी चीज़ के बारे में पूरी नॉलेज है तब जाके ही तो आप उसके पॉइंट्स के बारे में भी उसको डीपली एनालिसिस कर पाएंगे उसका, जिसको ऑपरेशन बोले। अगर एक एक पार्ट का आप तभी तो उसके बारे में डिटेल में नॉलेज प्रोवाइड कर पाएंगे जब किसी चीज़ का आपको नॉलेज होगा। आपको अगर पता ही नहीं है, आधा अधूरा ज्ञान है, तो आप नहीं बता सकते पार्ट के बारे में भी। तो जैसे आपने, मैं बोलूँ अल्मोड़ा के बारे में आपको नॉलेज है, 1 मिनट के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। अल्मोड़ा के बारे में आपको पूरा नॉलेज है तो आप इजीली बता देंगे कि कहाँ पे नंदा देवी मंदिर है, कहाँ पे माल रोड है, कहाँ पे जो है लोहे का शेर है, तो आप इजीली बता देंगे। और कहाँ पे पौवा चाट भंडार है, तो ये सारी चीज़ें आप इजीली बता पाएंगे। यानी कि पूर्ण का नॉलेज है, आप उसके बेस पे आंशिक नॉलेज भी दे पाएंगे। पूर्ण से अंश की ओर चलते हैं। गेस्टाल्ट हुआ। गुथरी है एक, आपने सुना होगा, गुथरी का जो है श्रृंखला का सिद्धांत है। सीरीज की बात करते हैं। ये क्या कहते हैं, गुथरी के जो श्रृंखलात्मक यानी कि जो सिद्धांत है, श्रृंखला का सिद्धांत है इनका, तो उसमें एक बात करते हैं, अगर बात करें, जैसे ये पेंसिल है, या आप इसको कुछ मान लीजिए, इसकी जगह कुछ दूसरा मान लीजिए, आप दूसरी चीज़ मान लीजिए। जैसे यही है मेरे पास, ये एक माला है, इसमें सपोज दैट इसमें ये बीच का इसका दाना खराब हो गया, तो गुथरी कहते हैं कि इसके लिए मैं पूरी माला को बेकार नहीं करूँगा, उसी पोर्शन पे चेंज करूँगा, उसमें बदलाव करने की कोशिश करूँगा, उसी में सुधार करूँगा, उसी पर्टिकुलर पार्ट की रिपेयरिंग करूँगा, ना कि पूरे उसकी। तो ये कहते हैं कि जहाँ पे भी अगर अधिगम की बात करें, कि अधिगम जिस पर्टिकुलर अगर उसमें जहाँ पे दिक्कत है उसी चीज़ को सॉल्व कराया जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ अधिगम से संबंधित, अगर आपको डाउट है वुडवर्थ की परिभाषा में, तो हम वुडवर्थ की परिभाषा पे ही जाएंगे, ना कि पूरा डिटेल में अधिगम पढ़ाएंगे। वहाँ पे श्रृंखला का जो इनका सिद्धांत है उसमें ये यही कहते हैं, सीरीज का मतलब है पर्टिकुलर पार्ट पे ही जाएंगे, जिस पार्ट में उसको प्रॉब्लम है वहीं पे उस उपचारात्मक उसको वो किया जाएगा। पूरा उसके लिए हमें डिटेल में वो पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके अलावा अन्य भी मनोवैज्ञानिक हैं जिनके सिद्धांत यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। अल्बर्ट बंडूरा की बात करें, सामाजिक अधिगम सिद्धांत है। इसके अलावा अन्य जो हैं, जैसे कोहलर का सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने अलग अलग सिद्धांत यहाँ पे दिए हैं। तो अष्ट सोपानकी का सिद्धांत हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, ये किसने दिया है ये आप बताएंगे। इन्होंने जो है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, नाम आपको बताना है अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो वॉच कर रखी है। अदरवाइज अगर आपने वॉच नहीं की तो आप उसको जाके वॉच कीजिए, तब जाके आपको पता चल जाएगा अष्ट सोपानकी का सिद्धांत किसने दिया है। और इन्होंने 8 सोपान बताए हैं लर्निंग के। नाम फिर से बोल रहा हूँ, आपको बताना है कि किसने दिया है। इसमें जो पहले नंबर का इन्होंने बताया, पहले नंबर का जो इन्होंने स्तर बताया सीखने का, वो संकेत स्तर बता रखा है। जो निम्न स्तर का जो अधिगम है वो कौन से इन्होंने बता रखा है, निम्न स्तर का अधिगम कौन सा बता रखा है इन्होंने, संकेत स्तर का। इन्होंने 8 स्तर बताए हैं। पहले 3 स्तर इन्होंने बताया है कि पहले 3 स्तर जो हैं उनमें अधिगम जो है मनुष्य और पशु दोनों कर सकते हैं। और बात करें तो पहले 3 जो स्टेप हैं वो व्यवहारवादी जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं उनके सिद्धांत पे निर्भर करता है, क्योंकि व्यवहारवादी जो हैं उन्होंने भी अपने जो अधिकतर वो हैं, आप देखेंगे पशुओं पे ही कर रखे हैं उन्होंने अपने प्रयोग। और जो लास्ट के 5 स्टेप हैं वो सिर्फ मनुष्य ही वहाँ पे अधिगम कर सकता है, केवल मनुष्य ही अधिगम कर सकता है। तो इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि जो पहले 3 स्तर हैं उसमें तो मनुष्य और पशु दोनों अधिगम कर सकते हैं। क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा जाता है कि जो अष्ट सोपानकी का सिद्धांत है उसमें कितने स्तरों पे जो है पशु जो है अधिगम कर सकता है, पहले 3 स्तरों पे, और मनुष्य जो है वो पूरे के पूरे 8 स्तरों पे अधिगम कर सकते हैं। और अगर ये पूछा जाता है कि मनुष्य
सिर्फ केवल मनुष्य ही अध्ययन कर सकता है। कितने स्तरों पे? केवल मनुष्य ही अधिगम कर सकता है। तो लास्ट के जो 5 स्तर हैं उन पे सिर्फ मनुष्य ही अधिगम कर सकता है और वो संज्ञान से रिलेटेड है। संज्ञानवादियों की अगर बात करें, संज्ञान की बात आती है, जहाँ पे चिंतन की बात आती है, तो वहाँ पे सिर्फ मनुष्य ही अधिगम कर सकता है इनके सिद्धांत के अनुसार। और इन्होंने जो अधिगम का उच्च स्तर बता रखा है वो समस्या समाधान बता रखा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये अष्ट सोपानकी का सिद्धांत किसने दिया, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको बताना है। अगर आपको नहीं पता है तो अब उस वीडियो को वॉच करिए, तब जाके आप यहाँ पे कमेंट कीजिएगा, तब मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आपने वो वीडियो भी हमारी देख ली है। अगली वीडियो में हम अदर पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।